एक बार सभी लोग कंफर्म कर देना बेटा, चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल क्लियर? ओके, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप यू ऑल आर गुड। सभी लोग बहुत बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया वो टॉपिक था साइड डिस्टेंस। वी हैव डिस्कस्ड इंटायर कंसेप्ट ऑफ द साइड डिस्टेंस इन डिटेल। SSD, OSD, ISD, HSD, SSD, special clauses, overtaking zone, all those points we have covered in the class। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, चैट बॉक्स में ये कंफर्म करना है कि डिस्कशन टिल द साइड डिस्टेंस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रीवियस क्लास तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो यू हैव टाइम, सफिशिएंट टाइम, आपके पास टाइम है। अगर आपका कोई डाउट और क्वेरी है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट एंड क्वेरी रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंस, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बातचीत स्टार्ट करेंगे। तो किसी को भी अगर बेटा कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द साइड डिस्टेंस, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपने डाउट एंड क्वेरी को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इफ द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। चलो भाई, खेल शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में बातचीत करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड की। समझते हैं सभी एस्पेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड के वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहला जो बातचीत यहां पर हम लोग करने वाले हैं कि सर, कर्व पे हॉरिजॉन्टल रोड पे हॉरिजॉन्टल कर्व की नीड क्या है। चलो, हॉरिजॉन्टल कर्व की क्या नीड है, क्या नीड नहीं है, ये सब तो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है ये डिफाइन कर सकते हैं? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द हॉरिजॉन्टल कर्व? सबसे पहले तो भाई हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में समझ लें, और जब हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में समझ लेंगे तो फिर आगे बातचीत कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंफर्म, या आप जो भी आपको पता है, जो भी आपको समझ में आता है रिलेटेड टू दिस टर्म दैट इज द हॉरिजॉन्टल कर्व, वो एक बार आप मुझे बता दो। हाउ यू कैन डिफाइन द हॉरिजॉन्टल कर्व? किस तरीके से बेटा हम डिफाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व को? और ये एक जनरल क्वेश्चन है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द हाईवे इंजीनियरिंग ओनली। इन जनरल अगर आपसे बोला जाए हॉरिजॉन्टल कर्व को डिफाइन करिए, तो हाउ यू कैन डिफाइन द हॉरिजॉन्टल कर्व?
हाउ यू कैन डिफाइन द हॉरिजेंटल कर्व। बोलो बेटा। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हॉरिजेंटल कर्व को। चेंज अलाइनमेंट और चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द रोड, दिस इज द ऑब्जेक्टिव और यू कैन से दिस इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द हॉरिजेंटल कर्व ऑन द रोड। बेटा एहसान, जो आपने आंसर दिया है ये इस बात का आंसर है कि हम रोड पर हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। अभी मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हॉरिजेंटल कर्व का, अभी तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हॉरिजेंटल कर्व होता क्या है। डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों क्वेश्चन में? जो आप मुझे बता रहे हैं वो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव और पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग द हॉरिजेंटल कर्व ऑन द रोड। मेरा सवाल ये है कि हॉरिजेंटल कर्व क्या है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द हॉरिजेंटल कर्व। कर्व्स प्रोवाइडेड इन द हॉरिजेंटल प्लेन, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर अगर आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि सर हॉरिजेंटल कर्व जो होता है दैट इज द कर्व प्रोवाइडेड इन द हॉरिजेंटल प्लेन, तो फिर मेरा एक सवाल है कि हॉरिजेंटल प्लेन क्या होता है। डिफाइन करिए हॉरिजेंटल प्लेन। चलिए, तो इन सभी टर्म के बारे में हम लोग सर्वेइंग में जब बातचीत करेंगे तो इन सभी टर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन वी विल टॉक डिस्कस अबाउट द सर्वेइंग, तो ये सारे टर्म बहुत ही फ्रिक्वेंटली वहां पर डिस्कस किए जाएंगे। अभी अगर मैं आसान भाषा में बोलूं कि एक प्लेन की आप बात कर रहे हैं और प्लेन है, इसका मतलब उस प्लेन पे आप किसी भी पॉइंट को देख लीजिए, उस प्लेन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे उनका किसी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट से या फिक्स रेफरेंस लाइन से एलिवेशन जो होगा, हाइट होगा, वो सेम होगा। और जब हम बेटा किसी भी पॉइंट का रेफरेंस से वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो इसके लिए हम लोग टेक्निकली एक टर्म यूज करते हैं आरएल, रिड्यूस्ड लेवल। इन द केस ऑफ रिड्यूस लेवल जो हमारा रेफरेंस होता है मेजरमेंट के लिए वो होता है मीन सी लेवल। करेंगे सर्वेइंग में बातचीत करेंगे, तो अभी मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका मीन सी लेवल है, दिस इज द मीन सी लेवल एंड यू आर कंसीडरिंग अ प्लेन समथिंग लाइक दिस, all the points, for example this is the point A, this is the point B and this is the point C. Point A, point B and point C, all the points are having the same elevation. तो RL of A will be equal to RL of B will be equal to RL of C. तो ये कुछ ऐसी बात हो गई कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका रेफरेंस है और ये आपने एक प्लेन कंसीडर कर लिया। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रेफरेंस, दिस इज योर मीन सी लेवल एंड यू हैव कंसीडर्ड अ प्लेन समथिंग लाइक दिस। तो ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस प्लेन विल हैव द सेम आरएल, विल हैव द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, यस और नो? इस प्लेन के जितने भी पॉइंट होंगे उनका हमारे रेफरेंस से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो तो सेम ही रहने वाला है ना। ऐसे प्लेन को अभी के लिए आप बोल सकते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। ऐसे प्लेन को अभी के लिए हम लोग बोल देते हैं हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है? कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी को? और इस हॉरिजेंटल प्लेन पे बेटा जो कर्व आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इन तीनों पॉइंट्स को मैंने इस ग्रीन कर्व की हेल्प से कनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग द सर्कुलर कर्व।
कैसा कर्व लिया है हम लोगों ने? सर्कुलर कर्व लिया, तो ऑब्वियसली इस सर्कुलर कर्व का कहीं ना कहीं सेंटर होगा. दिस सर्कुलर कर्व विल डेफिनेटली हैव अ सेंटर एंड दिस सर्कुलर कर्व will have the radius also. So in this way we can represent the radius of this circular curve. In this way we can represent the radius of this circular curve. Yes or no? So this is the horizontal curve. तो अगर explain करना हो कि horizontal curve क्या होता है, if the point, all the points of the curve are lying on the same plane. अगर किसी कर्व के सभी पॉइंट जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं और उस वहां पर अगर कोई कर्व आपने प्रोवाइड किया है तो उस कर्व को हम लोग रिफर कर सकते हैं एज द हॉरिजॉन्टल कर्व. डेफिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज क्लियर टू एवरीवन? डेफिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? हॉरिजॉन्टल कर्व की डेफिनेशन क्या है, ये सभी को क्लियर हो गया बेटा? तो फिर आगे बातचीत करें. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व. अब आते हैं इस सवाल में कि रोड के केस में हॉरिजॉन्टल कर्व को प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है या पर्पस क्या है. What is the objective or purpose to provide the horizontal curve on the road? हाईवे कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है? दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन द रोड? तो इसका आंसर ऑलरेडी आप दे चुके हैं. फॉर चेंजिंग, to change the alignment of the road, to change the alignment or the direction of traffic. अगर ऐसी जरूरत है कि हमें अपने ट्रैफिक की डायरेक्शन को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें लेफ्ट टर्न प्रोवाइड करना है, राइट टर्न प्रोवाइड करना है, for the traffic, in that case there is a need to provide the horizontal curve on the road. उस केस में आपको रोड पे एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए फिर आगे बातचीत करते हैं. अब एज ए डिजाइनर हमारा काम क्या है? एज ए डिजाइनर हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य अभी भी वही है. इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने और पढ़ाने के दो ही ऑब्जेक्टिव थे जो मैं आपसे पहले ही पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं. हम अपने यूजर की सेफ्टी को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, वो किसी भी हालत में हो. फॉर एग्जाम्पल आपका ड्राइवर जो है, व्हीकल जो है वो स्ट्रेट रोड में मूव कर रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहा है या एक वर्टिकल कर्व पे मूव कर रहा है. Irrespective to the any situation or the any design of the road, we want to maximize the safety of our user. और जाहिर सी बात है, अगर हमारा यूजर सेफ रहेगा, यूजर कंफर्टेबल रहेगा, वहां पर कोलिजन नहीं होंगे, वहां पर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो इस तरीके से हम रोड की मैक्सिमम इफिशियंसी को भी अचीव कर सकते हैं. यस, तो हमें अपने यूजर को फाइनली क्या रखना है? सेफ रखना है. तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हमारा व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव कर रहा है तो कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अभी तक हमारा जो व्हीकल था वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डिजाइन भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा, अगर किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा सीन होता है जिससे हमारे व्हीकल को, जिससे हमारे यूजर को डिस्कम्फर्ट अगर होगा इस हॉरिजॉन्टल कर्व में, तो हमें उसके लिए अपनी डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा. तो नाउ वी नीड टू प्रॉपरली डिजाइन द रोड सो दैट देयर शुड बी नो डिस्कम्फर्ट टू आवर यूजर इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व. तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे व्हीकल पे, हमारे ड्राइवर को
क्या क्या फील हो रहा है इस हॉरिजेंटल कर्व पे मूवमेंट के दौरान। तो फर्स्ट वी विल एनालाइज, और आफ्टर द एनालिसिस वी विल प्रॉपरली डिजाइन द रोड अकॉर्डिंगली। जैसी जरूरतें होंगी उसके हिसाब से हम लोग रोड को डिजाइन कर देंगे, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कंफर्ट, कोई भी प्रॉब्लम हमारे यूजर को ना हो। कहानी क्लियर है? बोलो भाई। द डिस्कशन इज क्लियर। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने कर्व प्रोवाइड किया है। लेट अस कंसीडर दिस पोर्शन ऑफ द रोड। रोड के इस पोर्शन को कंसीडर करिए, तो यहां पर आपको एक प्यारा सा हॉरिजॉन्टल कर्व देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इस कर्व का सेंटर पूछूं तो बताओ कहां पर होगा? टूवर्ड्स पॉइंट ए और टूवर्ड्स पॉइंट बी। इस कर्व का अगर मैं सेंटर लोकेट करना चाह रहा हूं, if I want to locate the center of this curve, the center of this curve will lie on the A side or on the B side? On the A side or on the B side? क्या बोलते हो? इस कर्व का सेंटर किधर होगा? ए की तरफ या बी की तरफ? अनडाउटली वी कैन से बी विल बी द सेंटर। सेंटर विल लाई ऑन द बी साइड। अब एक मुद्दा है यहां पर, समझो। अब अगर कोई कर्व है तो उस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कर्व। तो एक तो आप उस कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ द कर्व। आप उस कर्व को डिफाइन कर सकते हैं विद द डिग्री ऑफ द कर्व, और यू कैन डिफाइन द कर्व विद द हेल्प ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्व। कितने डिग्री का कर्व है ये बता दो, या तो फिर कितने रेडियस का कर्व है ये बता दो। ये दो तरीके हैं किसी भी कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी कर्व को डिफाइन करने के लिए। अब वापस आ जाओ इस इमेज पे। मुद्दा ये है कि इस रोड की आपको दिख रही हैं दो एजेस। अब अगर सेंटर बी की तरफ लाई कर रहा है तो तुम्हें अगर कोई तकलीफ ना हो तो कहना इसे कलर सही है। दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द रोड, and this we will consider as the inner edge of the road. रोड की हमारे पास दो एजेस हैं, और यहां पर जो स्लोप आपने प्रोवाइड किया था इसी को हमने बोला था कैम्बर। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। तो देयर विल बी टू एजेस ऑफ द रोड, यस और नो? बिकॉज द सेंटर जो है हमारा वो बी की तरफ है, तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द इनर एज ऑफ द रोड एंड दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द रोड। अब यहां पर मेरा एक सवाल है तुमसे। अगर आपको इस कर्व की रेडियस डिफाइन करनी है तो फ्रॉम वेयर वी शुड मेजर द रेडियस? इन द केस ऑफ रोड, रोड के केस में व्हेन दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द रोड एंड दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द रोड, तो फ्रॉम वेयर वी शुड डिफाइन द रेडियस ऑफ दिस कर्व? फ्रॉम वेयर वी शुड डिफाइन द रेडियस ऑफ दिस कर्व? टेल मी। इस कर्व की रेडियस को कहां से डिफाइन किया जाए? We should measure or define the radius of the curve from the inner edge of the curve or from the outer edge of the curve. बोलो भाई। Any idea to anyone?
फ्रॉम द सेंटर बिटवीन द आउटर एंड द इनर कर्व, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग ना इनर से रेडियस को डिफाइन करेंगे ना आउटर से डिफाइन करेंगे। वी विल डिफाइन द रेडियस ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। We will define the radius of the curve from the center line of the road. We are not going to define the radius from the inner edge of the road or from the outer edge of the road. नहीं बेटा, इनर आउटर से नहीं करेंगे। ऑलवेज जब कभी भी ऐसी सिचुएशन में रोड के केस में हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, हम हमेशा अपने कर्व का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कर्व की रेडियस है, वो सेंटर लाइन ऑफ रोड से डिफाइन करेंगे। We will always define the radius of the curve from the center line of the road. क्लियर है बात सभी को? अब जरा समझो, अभी तक जो हालात थे वो हालात कुछ ऐसे थे कि व्हीकल हमारा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था। अभी तक जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन ये थी कि व्हीकल हमारा वी स्पीड से स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था। 1 मिनट का टाइम दो, व्हीकल लेके आते हैं तुम्हारे लिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। यस, तो ये मान लो व्हीकल था तुम्हारा। जस्ट 1 मिनट। आ ही नहीं रहा।
यस, नाउ इट्स फाइन। हाँ भाई, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, क्या डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेट पाथ में हमारा व्हीकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था। तो दिस वाज द सिचुएशन। इन द स्ट्रेट पाथ द व्हीकल वाज मूविंग समथिंग लाइक दिस। लेकिन जैसे ही आपने इस व्हीकल को कर्व में भेजा, जैसे ही आपने इस व्हीकल को कर्व पे मूव करने के लिए भेजा, समथिंग लाइक दिस, तो आप सभी जानते हैं बेटा, क्योंकि अगर ये व्हीकल है जो कि v स्पीड से मूव करेगा, इफ दिस इज द व्हीकल मूविंग विद द स्पीड v, इफ एनी बॉडी, दिस व्हीकल विल हैव द मास m। इस व्हीकल में कोई मास भी एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल है। अगर व्हीकल है तो उसका मास भी होगा। और मेरे लाल, आप सभी को पता है कि जब कभी भी किसी बॉडी को हम सर्कुलर पाथ में या कर्व पाथ में मूव कराते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट होता है। एक हमारी बॉडी विल बी सब्जेक्टेड टू अ सूडो फोर्स, जिस फोर्स को हम प्यार से जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से। यस और नो? तो वेन एवर एनी बॉडी will move on a curve path, it will be subjected to a centrifugal force P। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे P इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज एंड दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द रोड। तो समवेयर हेयर विल बी द सेंटर ऑफ द रोड। यहां कहीं हमारा इस रोड का सेंटर होगा। And in this way we can define the radius of the road. From the center line of the road we can define the radius of the road also. हम रोड की रेडियस को भी डिफाइन कर सकते हैं। Yes or no? We can define the radius of the road. What is the tendency इस सेंट्रीफ्यूगल, ये जो कर्व पाथ पे मूवमेंट करने की वजह से यहां पर भी व्हीकल का मास m था, बट एज यू नो p इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, और हेयर r इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, और यहां पर जो रेडियस है वो r के बराबर है। तो स्ट्रेट पाथ के केस में डेवलप्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? इन द केस ऑफ स्ट्रेट पाथ व्हाट विल बी द डेवलप्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तो जब हमारा व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं था। बट जैसे ही ये व्हीकल आपका कर्व पाथ में मूव करेगा जिसकी रेडियस r है, इट विल बी सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। And what is the tendency of this force P? इस P फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है हम सभी जानते हैं। द टेंडेंसी ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P will try to move your body away from the center। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P है ये आपकी व्हीकल को अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाने की कोशिश करेगा। यस और नो? It will try to move your body away from the center। yes or no? तो तुम्हें नहीं लगता इस P फोर्स की वजह से दिस बॉडी विल ट्राई, दिस व्हीकल विल ट्राई टू मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन? yes or no? Due to this centrifugal force P, this body will try to move in the outward direction। तो टूवर्ड्स आउटर एज ऑफ द रोड, रोड के आउटर एज की तरफ इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की तरफ वजह से आपकी बॉडी मूव करेगी। क्या ऐसी सिचुएशन आपको स्ट्रेट पाथ में देखने को मिल रही थी? क्या ऐसी सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन आपको स्ट्रेट पाथ में देखने को मिल रही थी? आंसर इज गोइंग टू बी नो।
स्ट्रेट पाथ में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज वहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो एक्ट नहीं कर रहा था। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में कब आया? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आया जब हमारा व्हीकल एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है। When the vehicle is moving on the curve path, अब तुम्हें नहीं लगता है अगर कोई एक ऐसा फोर्स है जो हमारे व्हीकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, तो भाई कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स भी होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स भी होना चाहिए जो इसको अपोज करे। अगर ये एक्स फोर्स नहीं होगा, अगर ये एक्स फोर्स नहीं होगा तो पी फोर्स की वजह से हमारा व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन में व्हीकल के मूव करने की वजह से दो दिक्कतें आती हैं। तो मैं लिख सकता हूं ऑन द कर्व, ड्यू टू पी फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी की वजह से क्या क्या संभावनाएं हैं समझना। तो एक संभावना तो यह है कि जब हमारा व्हीकल कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो दिस पी फोर्स विल ट्राई टू मूव योर बॉडी समथिंग लाइक दिस। ये पी फोर्स लगातार ये चाह रहा है, ये पी फोर्स लगातार ये चाह रहा है कि आप आउटर एज की तरफ मूव करें। और तुम्हें नहीं लगता है कि जिस डायरेक्शन में ये पी फोर्स हमारे व्हीकल को मूव कराना चाह रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं देयर विल बी द लेटरल स्किड, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये हमारे रोड की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगी एंड दिस विल बी द लेटरल डायरेक्शन। तो जब इस पी फोर्स की वजह से व्हीकल विल ट्राई टू मूव योर बॉडी, द पी फोर्स विल ट्राई टू मूव योर व्हीकल अवे फ्रॉम द सेंटर, तो देयर मे बी द चांसेस ऑफ द लेटरल स्किड। पहली जो समस्या आ रही है हमें देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है लेटरल स्किड की। और अगर ये पी फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है मूवमेंट की वजह से, तो P इज इक्वल टू आपने बोला mv² बाई आर, अगर हम V को इंक्रीज कर देते हैं तो P भी इंक्रीज होगा, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो P भी तो इंक्रीज करेगा। तो इस P फोर्स की वजह से एक पॉसिबिलिटी और है कि ये जो व्हीकल हमारा इस तरीके से कर्व पाथ में मूव कर रहा है, दैट में ओवरटर्न समथिंग लाइक दिस। तो देयर में बी, यू कैन ऑब्जर्व देयर में बी द ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल, देयर में बी द ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल, यस और नो। तो दीज आर द टू प्रॉब्लम, ये बेसिकली वो दो प्रॉब्लम हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व में इंट्रोड्यूस हो रही हैं हमारे इस पी फोर्स की वजह से। तो अगर आपने अपनी डिजाइनिंग में इस पी फोर्स का ख्याल नहीं रखा, अगर आपने डिजाइनिंग में इस पी फोर्स के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किए, तो ये पी फोर्स तुम्हारे व्हीकल को लेटरल डायरेक्शन में मूव करा देगा। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हमारा व्हीकल रोड पे मूव करता है तो हमारे ड्राइवर के पास व्हीकल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करने के सारे ऑप्शन होते हैं, आगे जाना है पीछे जाना है सब कुछ ठीक है, ड्राइवर विल हैव द फुल कंट्रोल। लेकिन व्हीकल जब लेटरल डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पर हमारे ड्राइवर को होती दिक्कत। और ये पी फोर्स क्या चाह रहा है, ये पी फोर्स की टेंडेंसी है दिस विल ट्राई टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये आपको आउटर एज की तरफ मूव कराना चाह रहा है। तो दीज आर द टू प्रॉब्लम दैट हैव बीन कॉज्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व के केस में ये दो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसको नोट कर लेंगे एक बार सभी लोग।
हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है इस सेंट्रीफ्यूगल पी फोर्स की वजह से, ये सभी को क्लियर हो गया? तो तुम्हें नहीं लगता है इस पी फोर्स की हमें प्रॉपर डिजाइनिंग के समय ध्यान रखना चाहिए? अदरवाइज देयर विल बी द डिस्कम्फर्ट टू द यूजर। व्हीकल अगर लिटरली स्किड कर रहा है टूवर्ड्स द आउटवर्ड डायरेक्शन, या व्हीकल में ओवर टर्निंग हो रही है, तो ये समस्या की बात है। यस और नो? तो नाउ आवर कंसर्न, अब हमारा जो मेन इंटरेस्ट रहेगा कि हम इस पी फोर्स के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कैसे करें। तो आगे चल के देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। चलिए थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। अब हम लोग कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि जब हमारा व्हीकल एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो कुछ कंडीशंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके एग्जाम क्या हो गया? अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये सभी कंडीशंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए समझिए जरा एक कंडीशन क्या है। तो अभी मैंने एक हॉरिजॉन्टल कर्व कंसीडर किया है जहां पर एक व्हीकल जो है वो v स्पीड से मूव कर रहा है। अगर यहां पर मैं कोई एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करता हूं और अगर मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाता हूं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा हमारे व्हीकल का। तो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी योर ए एज एंड दिस इज गोइंग टू बी बी। तो यहां पर भी मैं ए और बी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अभी मैंने कोई डिजाइन नहीं किया है। अभी जो भी डिजाइनिंग हम लोग स्ट्रेट कर्व की कर रहे थे, स्ट्रेट पाथ की कर रहे थे, उसी तरीके से डिजाइन रखा है। सुपर अभी आपने इस पी फोर्स के लिए कोई अलग से डिजाइन नहीं करी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि डिजाइन आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे, जब पूरी चीजों को समझ लेंगे, एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, देन ओनली वी कैन डिजाइन। तो अभी एनालिसिस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये व्हीकल है भाई तो इस व्हीकल का कहीं ना कहीं तो सीजी होगा। मानते हो कि नहीं? अगर ये व्हीकल है तो इस व्हीकल का कहीं ना कहीं सीजी लाई करेगा और यहां से पी फोर्स एक्ट कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स द ए। द डायरेक्शन ऑफ पी फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। यस और नो? बिकॉज ऑलवेज इट विल ट्राई टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी हमेशा आपकी बॉडी को सेंटर से दूर ले जाना चाहेगा। तो सेम पी को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस व्हीकल का सीजी से वेट भी तो एक्ट करेगा एंड दैट वेट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। दैट वेट ऑफ द व्हीकल विल बी इक्वल टू W एंड इट विल बी इक्वल टू m इंटू जी। तुम मुझे बताओ जब ये व्हीकल आपका लेटरल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इस पी फोर्स की वजह से, तो इसको कौन रोकने की कोशिश करेगा? और इसको रोकने वाला हमारा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है बेटा, बताओ ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की बात कर रहे हो आप या लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की बात कर रहे हो? जब हमारा व्हीकल आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, व्हेन द व्हीकल इज मूविंग टुवर्ड्स द आउटर एज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P, in this situation which coefficient of the friction we should consider? longitudinal friction coefficient और the lateral friction coefficient? क्या लगता है? यहां पर जो पिक्चर में आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होगा या फिर लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होगा? व्हाट डू यू थिंक? It will be longitudinal friction coefficient or the lateral friction coefficient. कुछ नहीं करना है, केवल आप मूवमेंट की डायरेक्शन देख लीजिए।
व्हीकल जो है हमारा वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब आप बात कर रहे थे एसएचडी की, जब आपने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, उस समय हमारे व्हीकल का जो मूवमेंट था वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में था। तो वहां पर जो आपने फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कंसीडर किया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एसएचडी, दैट वाज द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। अब पी फोर्स की वजह से व्हीकल का जो मूवमेंट हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। इस पी फोर्स की वजह से हमारे व्हीकल का जो मूवमेंट हो रहा है वो लेटरल डायरेक्शन में हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए आपने बोला जी एफ जो है ये दिस इज द लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ये आपका हो गया लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बेटा यहां से बात करूं नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू वेट एंड दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी। यस और नो? तो जरा अब हम कुछ बातें करते हैं। मान लो ये तुम्हारा इन दोनों व्हील के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है। ये देखो ये व्हीकल था, ये व्हीकल था, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू में दो व्हील आपको दिख रहे हैं और इन दोनों व्हील के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी हम लोगों ने कंसीडर की है। ठीक है भाई? द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स, इनर व्हील एंड आउटर व्हील। चलो व्हील का भी नामकरण कर देते हैं। इसको मैं बोल देता हूं पी व्हील, इसको बोल देता हूं क्यू व्हील। तो पी को मैं लिख सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द आउटर व्हील एंड क्यू को मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द इनर व्हील। अब ठीक है? तो स्मॉल बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर व्हील एंड द इनर व्हील ऑफ द व्हीकल। इस सीजी की जो रोड से हाइट है, दैट हाइट वी आर कंसीडरिंग एट एज स्मॉल एच। स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द सीजी ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द रोड अबव द रोड सरफेस। ये सारे नोटेशंस क्लियर हैं? बोलो, ये सारे नोटेशंस क्लियर हैं? तो फिर आगे एनालिसिस की बात करें। ये सारे नोटेशंस अगर सभी को क्लियर हैं तो देन वी कैन मूव फर्दर। तो फिर आगे बातचीत की जा सकती है। बोलिए बेटा। ऑल दीज नोटेशंस आर क्लियर टू एवरीवन। किसी नोटेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि इन्हीं नोटेशंस की हेल्प से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं अभी। तो अगर किसी नोटेशन में आपको डाउट रह गया या क्वेरी रह गया तो फिर एनालिसिस क्लियर नहीं होगी, तो फिर एनालिसिस समझने में दिक्कत आ जाएगी। ऑल दीज नोटेशंस आर क्लियर टू एवरीवन। फिर से रिपीट कर देता हूं। ए जो है वो आउटर एज ऑफ द रोड है, बी हमारी इनर एज ऑफ द रोड है, पी हमारा आउटर व्हील है, क्यू हमारा इनर व्हील है। कैपिटल पी जो है आपका वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी है जो कि आउटर एज की तरफ काम कर रहा है। W is the self weight of the vehicle that is acting from the CG of the vehicle in the downward direction. R is the normal reaction that will be equal to the weight of the vehicle. फ्रिक्शनल फोर्स हमारे मूवमेंट के अपोजिट काम कर रहा है, इनर डायरेक्शन में काम कर रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन. Small b is the distance between the inner wheel and the outer wheel of the vehicle, and small h is the height of the CG above the road surface. Small h is the height of the CG of the vehicle above the road surface. चलो अब एक सवाल और बता दो, फिर आगे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. Everyone answer this question. Whenever there will be the overtaking of this vehicle,
पी फोर्स की वजह से जब कभी भी इस व्हीकल की ओवरटर्निंग होगी, पी फोर्स की वजह से ये व्हीकल जब कभी भी ओवरटर्न करेगा, ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल विल टेक प्लेस अबाउट विच व्हील, ये व्हीकल आपका किस व्हील के अबाउट ओवरटर्न करेगा। ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल विल टेक प्लेस अबाउट विच व्हील, इनर व्हील और आउटर व्हील। The overturning of this vehicle will take place about the wheel P or about the wheel Q. Obviously, whenever there will be the overturning of the vehicle, overturning किधर हो रही है? आउटर एज की तरफ ओवरटर्निंग हो रही है ना। इस व्हीकल की ओवरटर्निंग पी फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जब कभी भी होगी, आउटर एज की तरफ होगी, मतलब ये व्हील आपका आउटर व्हील, ये व्हीकल आपका आउटर व्हील के अबाउट ओवरटर्न करेगा। मानते हो कि नहीं? सभी लोग इस बात को मानते हैं? तो अब हम लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग एनालाइज करना चाह रहे हैं कि भाई ओवरटर्निंग ना हो, लेटरल मूवमेंट ना हो, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उनकी एक एक करके बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ओवरटर्निंग की, तो अभी अभी आपने बोला ओवरटर्निंग विल टेक प्लेस अबाउट द व्हील पी। किस फोर्स की वजह से ओवरटर्निंग हो रही है यहां पर? ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है? इस पूरी सिचुएशन में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है? अरे भैया, एक ही तो ऐसा फोर्स है जो हमारे व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है, और वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या इसको समझने के लिए आई कैन टेक द मूवमेंट, अबाउट व्हील पी, व्हील पी के अबाउट हम लोग मूवमेंट ले लें? बोलो। ओवरटर्निंग विल टेक प्लेस अबाउट द आउटर व्हील, ओवरटर्निंग ऑफ दिस व्हीकल विल टेक प्लेस अबाउट द आउटर व्हील। तो ठीक है, देखो जरा कौन सा मूवमेंट है। तो अगर P के अबाउट मूवमेंट लिखेंगे तो आप लिखेंगे कैपिटल P सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटू H। P इंटू H विल ट्राई टू ओवरटर्न द व्हीकल। यही वो मूवमेंट है जिसकी वजह से आपका व्हीकल ओवरटर्न होगा। अच्छा, ओवरटर्निंग ना हो, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस ओवरटर्निंग को रोकना चाह रहा है? इस पूरी सिचुएशन में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस ओवरटर्निंग को रोकना चाह रहा है? Which force will try to prevent the overturning? Which force will try to prevent the overturning? बोलो बेटा, ऐसा कौन सा फोर्स है यहां पर जो इस ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करना चाह रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है बेटा, सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो जब आप P के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स का तो मूवमेंट ही नहीं आएगा। अरे मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
और फ्रिक्शनल फोर्स तो पॉइंट P से ही पास कर रहा है ना, तो इट विल नॉट डेवलप्ड एनी मूवमेंट। ये फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट ही डेवलप नहीं करेगा। सेल्फ वेट ऑफ द व्हीकल विल ट्राई टू प्रिवेंट द ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल। तो ये P फोर्स जो है वो ओवर टर्न कराना चाह रहा है, W कह रहा नहीं रुक जाओ, तो W इंटू बी बाई टू, इस व्हील से ये जो हाफ डिस्टेंस हो जाएगी, दिस हाफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बी बाई टू। क्लियर है? चलो, P फोर्स चाह रहा है कि गाड़ी पलट जाए, W फोर्स चाह रहा है कि मामला रुक जाए। तो अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, P बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू बी बाई टू एच। P बाई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू बी बाई टू एच। बोलो। तो एक तो समस्या थी हमारे P फोर्स की वजह से ओवर टर्निंग की, दूसरी समस्या थी हमारे व्हीकल की लेटरल स्किड की। आओ जरा इसकी भी बात करें, लेटरल स्किड वाली बात को भी समझ लेते हैं। ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपके व्हीकल को लेटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कराना चाह रहा है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो आपके व्हीकल को लेटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कराना चाह रहा है? बोलो बेटा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P है जो हमारे व्हीकल को लिटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कराना चाह रहा है। इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द डायग्राम, यस और नो? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं P फोर्स है जो व्हीकल को लिटरली स्किड कराना चाह रहा है। ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस मूवमेंट का अपोज कर रहा है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो नहीं चाह रहा है कि आपका व्हीकल लिटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे? बोलो भाई, ऐसा कौन सा फोर्स है जो ये नहीं चाह रहा है कि आपका व्हीकल लिटरली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे इस P फोर्स की वजह से? टेल मी। डायग्राम को रिफर करके आप इजिली आंसर कर सकते हैं बेटा। यू ऑल कैन रिफर द डायग्राम टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरे कहां रह गए? यस, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन का फोर्स तो ये प्रिवेंट करना चाह रहा है। और फ्रिक्शन का फोर्स क्या है? फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? P विल बी इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू। फिर से अगर मैं P बाई डब्ल्यू की वैल्यू निकालूं तो ये आ गई F। ये लो, ये कंडीशन मैंने निकाल दी ओवर टर्निंग के लिए, और ये कंडीशन मैंने निकाल दी लेटरल स्किड के लिए। कोई तकलीफ किसी को? क्योंकि अब इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग आगे बातचीत करने वाले हैं। नाउ बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस वी विल डिराइव सम मोर कंडीशंस। तो इन दोनों कंडीशंस में अगर कोई डाउट हो, अगर आपने देखा हो कि जो रेसिंग कार होती हैं, रेसिंग कार की हाइट जो होती है वो बहुत कम होती है। रेसिंग कार की हाइट बहुत कम होती है, आप देख सकते हैं। हाइट कम होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। हाइट कम होने की वजह से ये जो मूवमेंट था P फोर्स वाला, ये वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि रेसिंग कार बहुत हाई स्पीड में मूव करती हैं, इसलिए उसकी हाइट कम रखी जाती है ताकि ये P इंटू एच की वैल्यू कम हो जाए। मतलब ऐसा मूवमेंट जो आपके व्हीकल को ओवर टर्न कराना चाह रहा है कर्व के केस में, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए हाइट को कम रखा जाता है। वो चीजें भी आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं।
ये दोनों कंडीशंस, कंडीशन फॉर द ओवरटर्निंग एंड द कंडीशन फॉर द लेटरल स्किड ऑफ द व्हीकल इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार बेटा सभी लोग कंफर्म कर देंगे अगर ये डिस्कशन क्लियर है। तो अब इसके बेसिस पे कुछ और कंडीशंस हम लोग डिराइव करने वाले हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ और कंडीशंस हम लोग डिराइव कर लेंगे अगर यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को। तो आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर यहां तक के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। देखो मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब जो भी कंडीशंस हैं वो आपको बतानी है और इसीलिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसको क्लियर कर पाए। नाउ ऑल द अपकमिंग कंडीशंस यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी। आप लोग बताएंगे उसके बारे में। चलो तो आर यू रेडी? सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? चलो तो बताओ भाई। यहीं लिख दूं? चलो यहीं लिख देता हूं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। नाउ टेल मी द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 हो गया, 2, अरे यार ये क्या हो गया। कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं। टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग। अगर आप ऐसी सिचुएशन में ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो व्हाट विल बी द कंडीशन? टेल मी इन द चैट बॉक्स। अगर आप इस कर्व में ओवर टर्निंग को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी? If we want to prevent the overturning of the vehicle, what will be the condition? सारा कुछ आपके सामने है डिस्कशन और आप सभी लोग इजीली आंसर भी कर सकते हैं। यू ऑल कैन आंसर वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। What will be the condition for preventing the overturning? ये है ओवरटर्निंग की कंडीशन, इसी पे दिमाग लगाओ। ये है ओवरटर्निंग की कंडीशन और अगर आप ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो इस बात को हम लोग मैथमेटिकली, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। इफ द P by W is less than or equal to B by 2H तो उस केस में ओवरटर्निंग नहीं होगी। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड आयुष। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। P by W should be less than B by 2H or equal to. In that case there will be no overturning of the vehicle on this curve. एनालिटिकली हम लोग ये बोल सकते हैं, एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर P by W की वैल्यू B by 2S से कम या बराबर है उस केस में देयर विल बी नो ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल। यस और नो? इन दैट केस देयर विल बी नो ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल। बहुत बढ़िया। चलो अगली बातचीत करो। अगली कंडीशन बताओ। टू प्रिवेंट, अब सभी बता लोगे, लेटरल मूवमेंट, टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल व्हाट विल बी द कंडीशन? टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल व्हाट विल बी द कंडीशन?
अगर आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन पे आपके व्हीकल का लेटरल मूवमेंट ना हो, तो उस केस में क्या कंडीशन है? तो नाउ आई थिंक यू कैन ऑल टेल P by W should be less than or equal to F. P by W should be less than or equal to F. This is going to be the condition to prevent the lateral skid. Yes or no? बिल्कुल सही है। लेस देन और इक्वल टू, एहसान अली, लेस देन और इक्वल टू, अगर P बाई डब्ल्यू F के बराबर भी है, उस केस में भी लेटरल स्किड नहीं होगा। उस केस में भी लेटरल स्किड नहीं होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन पे दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो वह आपकी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग एंड द मैग्नीट्यूड इज सेम एंड द नेचर इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है, इन दैट केस देयर विल बी नो मूवमेंट इन द बॉडी, the body will be in equilibrium in that direction. Yes or no? So that's why less than or equal to F. चलो साहब ये तो बता दिया, अगली कंडीशन बताओ। अगली कंडीशन है टू प्रिवेंट बोथ। अगर आप चाहते हैं कि व्हीकल में ना ही लेटरल मूवमेंट हो और ना ही लेटरल स्किड हो, तो क्या कंडीशन होगी? If you want to avoid both the condition, overturning condition and the lateral movement condition of the vehicle, so how we can represent this situation? इस सिचुएशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? To prevent both overturning of the vehicle and the lateral movement of the vehicle, what will be the condition? What will be the condition? Very good, very good, very good, absolutely correct. P by W should be less than or equal to minimum of B by 2H and F. P by W should be less than or equal to minimum of B by 2H and F. तो हम B by 2H और F दोनों में से जो कम वैल्यू है, उससे भी कम अगर आपका P by W है या बराबर है, तो उस केस में आप दोनों कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। In that situation, you can avoid the both overturning and the lateral skid of the vehicle. Very good यार, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो तुम लोग। चलो दो कंडीशन और बताओ। अगर मैं बोलूं there may be overturning of the vehicle, there may be overturning of vehicle prior to skid, मतलब इस P फोर्स की वजह से व्हीकल में पहले ओवरटर्निंग हो रही है, फिर स्किड हो रहा है। मतलब समझ लो, इफ देयर विल बी ओवरटर्निंग प्रायर टू द स्किड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P, कर्व के केस में सेंट्रीफ्यूगल P फोर्स की वजह से ओवरटर्न पहले हो जा रहा है व्हीकल, और ओवरटर्न हो जाने के बाद लेटरल मूवमेंट हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस कंडीशन? देयर मे बी द ओवरटर्निंग ऑफ द व्हीकल प्रायर टू द स्किड। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ओवरटर्निंग की कंडीशन थी B by 2H और लेटरल मूवमेंट की कंडीशन थी F। पहले क्या हो रहा है? पहले ओवरटर्निंग हो रहा है। इसका मतलब B by 2H की वैल्यू अगर F से कम होगी, B by 2H की वैल्यू अगर F से इक्वल नहीं आएगा, यहां पर एहसान,
इक्वल में तो फिर होगा ही नहीं। यहां पर पहले ओवर टर्निंग हो जा रहा है। अगर B/2H और F इक्वल हो जाएंगे तो दोनों चीजें साथ होंगी। समझो फर्क है। अगर B/2H और F की वैल्यू सेम है तो ओवर टर्निंग और लेटरल स्किड विल बी एट द सेम टाइम। Overturning of the vehicle and the lateral skid of the vehicle will occur at the same time. बट सवाल में यहां पर क्लियरली ये कंडीशन पूछी जा रही कि ओवर टर्निंग विल अकर फर्स्ट, देन देयर विल बी द लेटरल स्किड। उसके बाद लेटरल स्किड की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पर इक्वल नहीं होगा। इक्वल बड़ा परेशान कर रहा है। कहीं पे इक्वल लगाना है तो वहां आसान इक्वल नहीं लगा रहे हैं, कहीं पे इक्वल नहीं यूज करना है वहां पर इक्वल लगा दे रहे हैं। क्यों भाई? इक्वल का खेल क्लियर हो गया? बोलो भाई, कंफर्म करो। द डिस्कशन अबाउट द इक्वल इज क्लियर टू एवरीवन। अरे क्यों नहीं यहां पर इक्वल का साइन यूज कर रहे हैं? ये बात सभी को क्लियर है। तो कोई याद करोगे तो बहुत सारी चीजें, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने टॉपिक हैं, इतने सब टॉपिक हैं, इतने फॉर्मूले हैं, इतने कंसेप्ट है, क्या क्या याद करोगे यार? इस छोटे से दिमाग में कितना लोड दोगे? हाँ। तो उसका आसान तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो याद कम करना पड़ेगा। और जब याद कम करना पड़ेगा तो एग्जाम में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप सही क्वेश्चन, सही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। याद करने में जनरली चीजें भूल जाते हैं हम लोग। हाँ। और फिर प्लस की जगह माइनस और इक्वल यूज करना था कि नहीं करना था, ये याद ही नहीं आता है। और प्लस की जगह मिल जाते हैं माइनस मार्क्स। तो पेपर कोई बहुत कठिन नहीं आता है, सवाल भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आते, यही सब आता है। बट क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है कि हम उस कंटेंट को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और सिली मिस्टेक्स की वजह से हम अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। कहानी ये है। आती सब बेसिक चीजें जो आज तुम्हें, जो पढ़ते समय ये जो बहुत बेसिक बेसिक बातें लग रही ना, यही सब सवाल हैं। लेकिन जब एग्जाम में यही चीज पूछी जाएगी, क्योंकि काफी गैप हो चुका होगा, आप चीजों को भूल चुके होंगे, तो फिर मिस होता है। क्लियर है बेटा सभी को? चलो अगर क्लियर है तो एक कंडीशन और बता दो। देयर विल बी लेटरल स्किड, देयर विल बी लेटरल स्किड ऑफ द व्हीकल प्रायर टू ओवरटर्निंग। देयर विल बी द लेटरल स्किड ऑफ द व्हीकल प्रायर टू ओवरटर्निंग। सभी लोग आंसर दे सकते हैं इसका, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अगर ये सिचुएशन है, देयर विल बी द ओवरटर्निंग लेटरल स्किड ऑफ द व्हीकल प्रायर टू द ओवरटर्निंग, तो नाउ आई थिंक आई कैन राइट एफ इज लेस देन B/2H। अगर ऐसा होगा तो पहले व्हीकल का लेटरल मूवमेंट होगा और उसके बाद फिर ओवरटर्निंग होगी। F इज लेस देन B/2H, बिल्कुल सही है। बता दो। नोट करना है, सभी कंडीशंस नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर आगे बातचीत करते हैं।
हाँ भाई, नोट कर लिया सभी ने? डन। चलो, तो ये कंडीशंस थी, इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी ऑन द इन द केस ऑफ कर्व. These are the various conditions that we have derived, and I hope the discussion is clear to everyone. ये डिस्कशन भी सभी को क्लियर है, यस और नो? चलिए फिर आगे बातचीत करते हैं. लेट्स मूव फर्दर. और दीज आर द कंडीशंस दैट वी हैव डिराइव्ड. तो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है. When any vehicle moves in the horizontal curve, it will be subjected to a centrifugal force P, which will act in the outward direction of the road. All these points we have already discussed. ये सभी पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर रखे, डिस्कस कर रखे हैं. क्या कंडीशंस थी? अब एक चीज जरा और समझो. यह आपका व्हील P था, यह आपका व्हील Q था. यार एक बात बताओ, जब आपका व्हीकल एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है और उसमें एक P फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है. Yes, there is a P force, there is a centrifugal force P continuously acting on the vehicle. अब जरा ध्यान से समझना. तो मतलब तुम्हारे व्हीकल एक हमेशा उस मोड में रहेगा कि कभी भी वो ओवरटर्न कर सकता है ड्यू टू द फोर्स P. एज ऑफ नाउ अभी तक हम लोगों ने इस P फोर्स के लिए कुछ अलग से डिजाइन नहीं किया है. रोड की जियोमेट्री में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज हम लोगों ने नहीं किया है अभी तक के डिस्कशन में, यस और नो? तो अगर हमारा व्हीकल एक कर्व पे मूव कर रहा है तो हमेशा ये हालात रहेंगे कि अभी नहीं तो कभी ना कभी, कभी भी किसी भी मूवमेंट में इस P फोर्स की वजह से ये व्हीकल हमारा ओवरटर्न कर सकता है, यस और नो? मतलब कब टर्न ओवरटर्न हो जाए व्हीकल आपको पता ही नहीं, किसी भी मूवमेंट पे हो सकता है. कंडीशंस आपको पता है. P/W की वैल्यू अगर B/2s से ज्यादा हो गई व्हीकल ओवरटर्न कर जाएगा. तो तुम्हें नहीं लगता है जब हमारा इस कंडीशन पे, जब हमारा व्हीकल की कर्व पे मूव करेगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग. अंग्रेजी में इसी सिचुएशन को, इसी कंडीशन को आप क्या बोल सकते हैं? ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग. ऑन द वर्ज का मतलब है कभी भी, जस्ट बिफोर द ओवरटर्निंग. ओवरटर्निंग वाले मूवमेंट के जस्ट पहले वाला मूवमेंट, उसको आप बोल रहे हैं ऑन द वर्ज ऑफ. कोई चीज होने ही वाली है, हुई नहीं है, होने के जस्ट पहले, उसके लिए हम लोग यहां पे टर्म यूज करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग, यस और नो? फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग. तो तुम्हें नहीं लगता है कि ओवरटर्निंग की अगर बात करें तो रिएक्शन या जो प्रेशर होगा आउटर व्हील पे वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रिएक्शन और द प्रेशर ऑन द इनर व्हील? क्योंकि जब कभी भी ओवरटर्निंग होगी, आप जानते हैं ओवरटर्निंग विल टेक प्लेस अबाउट द आउटर व्हील ओनली. जब कभी भी हमारा व्हीकल ओवरटर्न करेगा, ओवरटर्निंग विल टेक प्लेस अबाउट द आउटर व्हील, यस और नो? तो ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग जो आउटर व्हील होगा हमारे व्हीकल का, उस पर रिएक्शन या फिर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इनर व्हील, यस और नो? एग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं इस बात को? अब ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से होता क्या है, जरा ये भी समझ लो. तो ये कंडीशंस मैंने बता दी, सारा कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर दिया है. चलिए, तो यहां पर मैं एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं. ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग के जस्ट पहले रिएक्शन और द प्रेशर, प्रेशर ऑन द आउटर व्हील will be more as compared to the pressure on the inner wheel. आउटर व्हील पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑन द इनर व्हील, यस और नो?
प्रेशर ऑन द आउटर व्हील विल बी मोर एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑन द इनर व्हील। जरा ध्यान से समझना, ये तुम्हारी एक कर्व रोड थी और तुम्हारे व्हीकल के हालात हमेशा ऐसे हैं कि मतलब आउटर व्हील पे प्रेशर हमेशा ज्यादा है और इनर व्हील पे प्रेशर हमेशा कम है। तो तुम्हें नहीं लगता है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रट्स। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग रटिंग। क्या बोलते हैं? रटिंग। क्या होता है रटिंग? अभी बता रहा हूं। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द रट्स ऑन द आउटर एज ऑफ द व्हील, आउटर एज ऑफ द रोड। ऐसा होने की वजह से क्योंकि आउटर व्हील पे जो रिएक्शन है, आउटर व्हील पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनर व्हील, जिसकी वजह से आपके आउटर एज ऑफ रोड पे रट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सर मुझे तो यही नहीं पता रट्स का फॉर्मेशन या फिर रटिंग होता क्या है, अभी बता देता हूं। तो रटिंग का गेम क्या होता है ये भी समझ लो। इट इज द वर्टिकल सेटलमेंट of the pavement. It is the vertical settlement of the pavement along the heavy wheel path. Along the heavy wheel path. तो एक क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी पेमेंट है, ये व्हीकल का व्हील P है, ये व्हीकल का व्हील Q है। प्रेशर जो P पे है वो ज्यादा है प्रेशर एज कंपेयर टू द Q। तो जहां से भी ये हैवी व्हील लगातार पास होगा उस जगह पर अगर आप जाके ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे इस हैवी व्हील पाथ के अबाउट आपकी पेमेंट क्या कर जाएगी? धंस जाएगी। देयर विल बी द वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट अलोंग द हैवी व्हील पाथ। जहां से भी आपका हैवी व्हील गुजर रहा है वहां पर टायर के निशान बन जाते हैं रोड में, देखा है कभी? उतनी जगह उतनी पेमेंट क्या कर जाती है? सेटल कर जाती है। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रट्स फॉर्मेशन या फिर रटिंग। बोलो भाई क्या होता है रटिंग या फिर रट्स फॉर्मेशन? इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये बात सभी को? यस और नो? What do you mean by the ruts or the ruts formation? Is clear to everyone? बोलो बेटा। What do you mean by the ruts or the rutting? Formation of the ruts or the rutting is clear to everyone? तो अगर हमने प्रॉपर डिजाइन नहीं करी इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P के लिए, अगर हम लोगों ने प्रॉपरली रोड को डिजाइन नहीं किया तो भाई साहब आपको रट्स देखने को मिलेंगे। वो भी किधर? जिधर हैवी व्हील होगा। हैवी व्हील किधर है? आउटर साइड में है। तो रोड के आउटर साइड वाली जो एज है वहां पर आपको रट्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द रट्स इन द इनर साइड ऑफ द रोड। इनर साइड पे रट्स नहीं होंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा जो हम लोगों ने बातचीत की है केवल और केवल समस्या समझी है। टुडेज लेक्चर वाज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑन द कर्व। हमें रोड पे डायरेक्शन को चेंज करना था, हमें रोड पर अलाइनमेंट को चेंज करना था, जिसके लिए हमें कर्व प्रोवाइड करना पड़ा। लेकिन जैसे ही हमारा व्हीकल किसी कर्व पाथ पे मूव कर रहा था वहां पर जन्म हो गया, वहां पर P फोर्स आ गया और इस P फोर्स ने अपना कमाल करना शुरू कर दिया। P फोर्स ने हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। P फोर्स हमारे व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है। P फोर्स हमारे व्हीकल को लेटरल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा है, जैसा कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो आज की अगर क्लास को मैं समराइज करूं तो आज की क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस पिक्चर का विलन।
इस पूरी स्टोरी का विलन कौन है? कर्व में जैसे ही आप एंटर किए हैं, कौन है जो आपको लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, विलन नेचर किसका है जो आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा है? तो आज इस कहानी में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है विलन। आई हैव इंट्रोड्यूस द विलन एंड द विलन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी है जो आपको तकलीफ देना चाह रहा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? जब कभी भी किसी भी स्टोरी में एक विलन होता है, यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप सभी जानते हैं उस विलन को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक होता है हीरो, होता है। अरे भैया, विलन को कौन संभालेगा? विलन को कौन संभालेगा? तो कल की क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाएगा हीरो। इन द टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द हीरो। कल हम इस पी फोर्स के आतंक को खत्म करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे, रोड की जियोमेट्री में कुछ ऐसा चेंज करेंगे जिसकी वजह से हम अपना हीरो वाला फोर्स इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, और वो हीरो वाला फोर्स इस पी फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा। हमारी मेन इच्छा यह है कि हम एक ऐसा फोर्स इंट्रोड्यूस कर दें जिसका नेचर इस पी फोर्स के अपोजिट हो। क्योंकि देखो, ऐसा एक फोर्स ऑलरेडी है, ऐसा एक फोर्स अभी भी है पिक्चर में, वो है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। वो है फ्रिक्शनल फोर्स, बट फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द पी फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स अकेले नहीं संभाल पा रहा है इस पी फोर्स को। तो नाउ वी विल चेंज सम डिजाइन, और डिजाइन को चेंज करने के बाद वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द नॉट हीरो। अब हीरो का टाइम नहीं है। देख लो, जब विलन ज्यादा खतरनाक होता है तो हीरो मैनेज नहीं कर पाता है। जब विलन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो हीरो से मैनेज नहीं होगा भाई, तो हीरो से मैनेज नहीं होगा। उसके लिए हमें चाहिए होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है, अरे बोलो, उसके लिए हमें चाहिए होता है सुपर हीरो। कल मिलेंगे सुपर हीरो से। टुमारो वी आर गोइंग टू मीट विद दिस सुपर हीरो और इसका खेल समझेंगे। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है सभी को, यस और नो? तो इन द टुमारोज क्लास आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस सुपर हीरो विच विल काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। और ये जो हमारी समस्याएं हैं ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल की, लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल की, वो सारी समस्याओं का समाधान कल का कल कर देंगे। ठीक है भाई, बोलो, जाते जाते ये सवाल तो कर दो, इस सवाल का आंसर तो बताए जाओ। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? टेल मी, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? सभी को आंसर आ गया? वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। तो दिस वाज द डिस्कशन फॉर द टुडेज क्लास। टुमारो वी विल मीट एज अवर यूजुअल टाइम 7 PM फॉर द फर्दर डिस्कशन। और कल का जो टॉपिक होगा दैट विल बी सुपर एलिवेशन।
टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सुपर एलिवेशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।